लास्ट क्लास में हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूले का अध्ययन किया था। उसके बाद आज हम नाभिकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। नाभिकीय गुण में सर्वप्रथम जो है वह है द्रव्यमान। चूँकि हमें पता है कि परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है वो परमाणु के सेंटर पर केंद्रित रहता है और इस केंद्र बिंदु को हम नाभिक कहते हैं। अर्थात परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित रहता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वही द्रव्यमान परमाणु का होगा, या जो परमाणु का द्रव्यमान है वो नाभिक का द्रव्यमान होगा। अब इस परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण को हम काम में लेते हैं वह कहलाता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ द्वारा ज्ञात किया जाता है। वैज्ञानिक एस्टन ने बताया कि लगभग सभी परमाणुओं का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है। कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान को अपन कैसे मापें, कैसे माने, तो एस्टन ने ये बताया कि जितने भी परमाणु हैं उन परमाणुओं का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ऐसा नहीं कि 2.5 गुना है, 2.8 गुना है, 9.6 गुना है, ऐसा नहीं, पूर्ण गुणज होगा। अब इस नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हम जिस यूनिट को काम में लेते हैं वो कहलाती है एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हम लेंथ मेजर करने के लिए मीटर सेंटीमीटर यूनिट का उपयोग करते हैं, द्रव्यमान सामान्यतया मेजर करने के लिए हम किलोग्राम, ग्राम, पाउंड आदि यूज लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से नाभिक या परमाणु का द्रव्यमान जिस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, जिस यूनिट को हम काम में लेते हैं वो यूनिट कहलाती है एटॉमिक मास यूनिट। उसको शॉर्ट में AMU से लिखा जाता है। और इस एटॉमिक मास यूनिट को जिस प्रकार से परिभाषित किया है वो है कि कार्बन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है, कार्बन परमाणु कौन सा, जिसकी द्रव्यमान संख्या 12 हो, 12 हो, कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग जो है, 12th पार्ट जो है, वो एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य होता है। यही हमने यहाँ लिखा है कि एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू कार्बन पर 12 का द्रव्यमान अपॉन 12। जब कार्बन परमाणु का द्रव्यमान लिख करके इसको सोल्व करते हैं तो किलोग्राम में इसकी वैल्यू आती है कि एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जब इसी द्रव्यमान को हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, आइंस्टीन का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू m/c²। जब इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी में कन्वर्ट करने पर एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू आती है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। मैंने यहाँ 0.5 को हटा दिया है, 0.5 को नहीं लिया है, राउंड फिगर में लिखा है 931। याद रखना, एक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू होता है 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c²। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है नाभिक की त्रिज्या। अब नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम जो काम किया वो किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला था
और नाभिक की त्रिज्या का मापन भी इसी रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले के द्वारा ही ज्ञात की जा सकती है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम में लिया कि नाभिक की त्रिज्या को रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैसे ज्ञात करें, वो कॉन्सेप्ट ये था कि हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूले में एक तो लिया था हमने नाभिक, और दूसरा लिया था हमने अल्फा कण। ये नाभिक यहाँ मान लेते हैं। और जब ये नाभिक गति करते हुए अल्फा कण गति करते हुए नाभिक के निकट जाता है, सीधी टक्कर की बात कर रहा हूँ, जब यह अल्फा कण नाभिक के निकट जाता है तो नाभिक से बैक स्कैटर होगा। बैक स्कैटर वाली कंडीशन कौन सी है? जहाँ स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री हो, अर्थात जिस पथ से गया था उसी पथ से वापस लौट आया। अब वो डिस्टेंस कौन सी है कि ये अल्फा कण गति करते हुए नाभिक की ओर गया और वापस लौट करके आ गया। तो इस स्थिति में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा अधिकतम थी। यह अल्फा कण जैसे जैसे नाभिक के निकट गया वैसे वैसे इसकी गतिज ऊर्जा कम होती गई। क्यों होती गई? क्योंकि वह इस नाभिक से प्रतिकर्षित हो रहा था, कूलाम प्रतिकर्षण बल के कारण। और एक स्थिति ऐसी आई कि इसकी गतिज ऊर्जा कम होते 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 नाभिक के जितने निकटतम दूरी तक जा सकता है अल्फा कण, वो निकटतम दूरी कौन सी थी? इम्पैक्ट पैरामीटर बी। और ये डिस्टेंस है ये वाली, नाभिक के सेंटर से लेकर के जहाँ तक अल्फा कण पहुँचा। इस इम्पैक्ट पैरामीटर बी डिस्टेंस पर इस अल्फा कण की जितनी भी गतिज ऊर्जा थी वो संपूर्ण गतिज ऊर्जा इस स्थिति में आकर के स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। अर्थात इम्पैक्ट पैरामीटर बी पर अल्फा कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती। या हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट पैरामीटर बी पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है। अगर यह कॉन्सेप्ट काम में ले तो गतिज ऊर्जा को हमने यहाँ लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर से इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा के जेड ई 2E बाई बी। सामान्य फॉर्मूला जो है KQ1 Q2 अपॉन आर। आर यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर बी डिस्टेंस है, ZE नाभिक का आवेश है और 2E अल्फा कण का आवेश है। Q1 और Q2 की जगह लिखा है। यहाँ से B का मान निकालें तो B इज इक्वल टू आता है 4KZE स्क्वायर अपॉन MV स्क्वायर। फिर हमने यह माना कि जो नाभिक की त्रिज्या हो सकती है वह त्रिज्या जो है इस इम्पैक्ट पैरामीटर बी के या तो तुल्य हो सकती है या इससे कम हो सकती है। इम्पैक्ट पैरामीटर बी से अधिक नाभिक की त्रिज्या नहीं हो सकती क्योंकि उससे अधिक दूरी तक तो अल्फा कण एग्जिस्ट कर रहा है और अल्फा कण नाभिक के अंदर तो घुस नहीं सकता। अल्फा कण बाहर है, इसका मतलब वहाँ नाभिक नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या है वह त्रिज्या इम्पैक्ट पैरामीटर बी के या तो इक्विवेलेंट हो सकती है या उससे कम होगी। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बाद में रदरफोर्ड व चैडविक ने एक नया फॉर्मूला दिया और वो फॉर्मूला था कि RC इज इक्वल टू R0 e⁻⁻⁻, जहाँ R0 की वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है और उसकी वैल्यू 1.2 से लेकर के 1.3 फर्मी मीटर तक हो सकती है। कांस्टेंट वैल्यू है, वेरी करेगी 1.2 से लेकर के 1.3 तक। और A जो है यहाँ द्रव्यमान संख्या है।
तीसरी जो यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में कुछ कणों को शो किया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु। इन कणों के द्रव्यमान एटॉमिक मास यूनिट में भी लिखे हैं और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखे हैं, दोनों ही यूनिट में है। अब इसमें जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में जो वैल्यू है वो है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी वो होता है 938.28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 939.57 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अर्थात न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से कुछ अधिक होता है। वैसे हम मानते इनको लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी अगर एग्जैक्ट वैल्यू देखें तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। तो यहाँ पर जो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में द्रव्यमान जो दिया है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, ये तीनों ही याद रखने योग्य है, क्योंकि आगे की कैलकुलेशन में ये द्रव्यमान हमारे काम में आएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोणीय संवेग। देखिए, कोणीय संवेग को पढ़ने से पहले आप लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब हम स्पेक्ट्रम में रेखाएं खींचते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी लेवल के, तो वो लाइंस कुछ ऐसी होती है। 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, फिर बाद में यही एनर्जी लेवल हमने दो भागों में तोड़ दिए। जैसे p के दो पार्ट में हो जाता है, s स्प्लिट नहीं रहता, सिर्फ p d f जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये तो है स्पेक्ट्रमी रेखा, ये जो एक एक लाइन जो यहाँ शो की है, और ये जो एक एक स्पेक्ट्रमी रेखा है या एक एक एनर्जी लेवल है, ये जैसे p लेवल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, ये दोनों पार्ट कहलाएंगे कि इस स्पेक्ट्रमी रेखा की सूक्ष्म संरचना। जब इनको हाई रेजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं तो ये 2p लाइन सिंगल लाइन नहीं है, बल्कि 2 लाइन से बनी हुई, और इन 2 लाइन को कहते हैं हम फाइन स्ट्रक्चर। ये कहलाती है फाइन स्ट्रक्चर। इस फाइन स्ट्रक्चर को, सूक्ष्म संरचना को समझने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पिन की अवधारणा दी गई थी। और इलेक्ट्रॉन स्पिन की अवधारणा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में कक्षीय गति के साथ साथ अपनी अक्ष पर भी गति करता है, जिसको हम चक्रण गति कहते हैं, स्पिन मोशन कहते हैं। यही सूक्ष्म संरचना के अतिरिक्त वापस बना रहा हूँ। जैसे 2p लिया, 2p स्प्लिट हुआ 2 पार्ट में, जिसको हमने कहा फाइन स्ट्रक्चर। लेकिन बाद में यह देखा गया कि ये जो लाइन्स है ये भी अन्य लाइन से बनी हुई है। ऐसे सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, कितने लाइन है वो बाद में देखते हैं। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर थी ये वाली, ये फाइन स्ट्रक्चर भी अन्य स्ट्रक्चर से बनी हुई है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। 2p divided in 2 level and then after also divided in other form। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कहलाती है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। इस हाइपर फाइन स्ट्रक्चर
की व्याख्या करने के लिए या इस हाइपरपाइन स्ट्रक्चर को समझने के लिए पाउली ने एक अन्य परिकल्पना दी, और वो परिकल्पना क्या थी कि नाभिक जो है वह भी अपनी अक्ष पर गति करता है, जिसको हम नाभिकीय चक्रण कहते हैं, न्यूक्लियस स्पिन कहते हैं। और इस स्पिन के करस्पॉन्डिंग, इस स्पिन के संगत एक क्वांटम नंबर परिभाषित किया गया, जिसको कोणीय संवेग क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको कैपिटल जे से लिखते हैं। और इस कोणीय संवेग जे के साथ में, चूँकि जहाँ चक्रण गति है वहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट होगा, तो इस कोणीय संवेग जे के संगत नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण म्यू जे भी उपस्थित रहता है। चुंबकीय आघूर्ण को यहाँ पर म्यू जे से लिखा है। वापस बोलता हूँ कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अति सूक्ष्म संरचना की व्याख्या करने के लिए पाउली ने परिकल्पना दी कि नाभिक में नेज कोणीय संवेग या प्रचक्रण स्पिन होता है। नाभिक के इस कोणीय संवेग, यहाँ कैपिटल जे से लिखा है, के संगत नाभिक में चुंबकीय आघूर्ण भी उपस्थित होगा। उस चुंबकीय आघूर्ण को म्यू जे से लिखा है। नाभिक का कोणीय संवेग ये जो है, ये एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है। इसकी कंटिन्यूस वैल्यू नहीं रहेगी, कुछ निश्चित वैल्यू रहती है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नाभिक का कोणीय संवेग एक क्वांटीकृत राशि है, और इसके मान को जिस समीकरण के द्वारा दिया जाता है, इस कोणीय संवेग के मैग्नीट्यूड को जिस समीकरण द्वारा दिया जाता है, वो इक्वेशन है h बार इज इक्वल टू h/2 इज इक्वल टू 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। यहाँ पर h जो है प्लांक नियतांक है। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है। इस टेबल में एक और तो दिखाए गए हैं कि नाभिक, और दूसरे तरफ दिखाया गया है कि इन नाभिकों का कोणीय संवेग जे कितना होगा, प्रचक्रण जे कितना होगा। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो नाभिक को भी दो पार्ट में तोड़ा गया। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या सम हो, इवन हो, और कुछ ऐसे नाभिक भी होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या ओड नंबर होती है, विषम होती है। अब सम के अंदर भी चूंकि द्रव्यमान में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या होती है, यहाँ प्रोटॉन संख्या को जेड से लिखा है, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। तो यदि दोनों ही सम संख्या है कि प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दोनों ही इवन नंबर है, तो इस प्रकार के नाभिक का स्पिन जो होता है, प्रचक्रण जो होता है, कोणीय संवेग जो है, वो जे इज इक्वल टू 0 होता है। सेकंड, चूंकि द्रव्यमान संख्या ए जो लिया है अपने इवन लिया है, और वो इवन कब हो सकती है, जबकि अपन दो ओड नंबर को भी ऐड करेंगे तो भी इवन होगा। अर्थात यहाँ पर प्रोटॉन संख्या और यदि न्यूट्रॉन संख्या दोनों ही ओड हो तो भी द्रव्यमान संख्या इवन आएगी। तो उस स्थिति में जो नाभिकीय प्रचक्रण जे है, वो जे की वैल्यू एक पूर्ण वैल्यू रहती है, इंटीजर वैल्यू रहती है, और उसकी वैल्यू 1 2 3 डैश 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 आगे जितनी भी हो सकती है। सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो ऑप्शन है, वो ये है कि द्रव्यमान संख्या यदि विषम हो तो द्रव्यमान संख्या ओड तभी हो सकती है कि जब प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन संख्या दोनों में से कोई ओड हो, कोई एक ओड हो। अगर दोनों में से कोई एक ओड है तो दूसरा तय है कि इवन रहेगा। तो या तो जेड सम होगा तो एन विषम होगा, या जेड विषम है तो एन सम होगा। तो इस स्थिति में द्रव्यमान संख्या जो आएगी, वो द्रव्यमान संख्या अपनी ओड नंबर रहेगी।
और उस स्थिति में नाभिकीय प्रचक्रण जे की वैल्यू जो है वो 1/2, 3/2, 5/2, आगे लिखे 7/2, 9/2 अर्थात हाफ ओड इंटीजर रहेगी। तो ये तो हुआ कि जब नाभि की संख्या किस प्रकार की है कि सम है, विषम है, तो उस स्थिति में नाभिकीय प्रचक्रण जी का मान कितना कितना होगा, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद में आता है चुंबकीय आघूर्ण, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। अभी हमने देखा कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की अति सूक्ष्म संरचना हाइपरफाइन स्ट्रक्चर की व्याख्या करने के लिए पाउली ने एक परिकल्पना दी, और वो परिकल्पना थी कि नाभिक अपनी अक्ष पे चक्कर लगाता है, गति करता है, चक्रण गति करता है। तो जब भी किसी पार्टिकल में कोई गति रहती है, चाहे वो कक्षीय गति हो, चाहे वो चक्रण गति हो, तो उसमें चुंबकीय आघूर्ण भी उपस्थित रहता है। तो नाभिक की चक्रण गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उपस्थित रहेगा या चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, और उस उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को हम नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। डेफिनेशन रहेगी कि नाभिक की चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। अब इस नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण को मेजर करने के लिए हम किस यूनिट को काम में लें? जैसे अभी हमने द्रव्यमान को, नाभिकीय द्रव्यमान को मेजर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट को काम में लिया, और परमाणु के द्रव्यमान को हम काम में लेने के परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण को मेजर करने के लिए हम बोर मैग्नेटॉन को काम में लेते हैं। मात्रक पहले पढ़ चुका है, बोर मैग्नेटॉन पढ़ चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण का मापन भी हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं वो कहलाती है नाभिकीय मैग्नेटॉन। जैसे परमाणु का चुंबकीय आघूर्ण मेजर करने के लिए बोर मैग्नेटॉन काम में लेते हैं, उसी प्रकार से नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मापन भी हम नाभिकीय मैग्नेटॉन के रूप में किया जाता है, और जिसका मान है कि μn = EH/2mp। यहाँ p जो है वो प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब ये जो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है, ये नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, पहली चीज। सेकंड, ये नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण जिस वजह से उत्पन्न हुआ वो कारण था नाभिक का प्रचक्रण या नाभिक का कोणीय संवेग जे। तो ध्यान रहे, कोणीय संवेग जे एक क्वांटीकृत राशि है, क्वांटाइज्ड वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार से लेकिन नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण μJ क्वांटीकृत नहीं होता है। ध्यान रहे, जिस वजह से उत्पन्न हुआ वो था कोणीय संवेग, वो एक क्वांटीकृत राशि है, लेकिन नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण क्वांटीकृत राशि नहीं है। नाभिकीय कोणीय संवेग के लिए संरक्षण नियम होता है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय कोणीय संवेग कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण के लिए कोई संरक्षण नियम नहीं होता है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार कि इस चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू कितनी रहेगी, और वो क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार कोणीय संवेग जे के संगत
नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मान निम्न होता है, और वो वैल्यू है म्यू जे इज इक्वल टू जी, एक कांस्टेंट राशि है, कैपिटल जे इंटू म्यू एन। म्यू एन क्या है? नाभिकीय मैग्नेटोन। यहाँ पर ये जो जी है वो कहलाता है न्यूक्लियर जी फैक्टर, और इस न्यूक्लियर जी फैक्टर की डेफिनेशन दें तो ऊपर जो इक्वेशन लिखी है अपने कि क्वांटम मैकेनिक्स में नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण का मान जो है म्यू जे इज इक्वल टू जी जे इंटू म्यू एन। यहाँ से अगर अपन जी का मान निकालें तो जी इज इक्वल टू जिस फॉर्म में लिखा है वह है म्यू जे अपॉन म्यू एन अपॉन जे। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर वैल्यू है जो ब्रैकेट में हमने बंद की है म्यू जे अपॉन म्यू एन, वो म्यू जे अपॉन म्यू एन है नाभिकीय मैग्नेटोन मात्रक में चुंबकीय आघूर्ण। नाभिकीय मैग्नेटोन मात्रक में नाभिक का चुंबकीय आघूर्ण, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो है नाभिकीय कोणीय संवेग। तो नाभिक में न्यूक्लियर मैग्नेटोन मात्रक में चुंबकीय आघूर्ण जो ब्रैकेट में राशि बंद कर रखी है, और नाभिकीय कोणीय संवेग के अनुपात को हम नाभिकीय जी फैक्टर या जी गुणक कहते हैं। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है नाभिकीय वो आएगी नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण न्यूक्लियर क्वाड्रपोल मोमेंट। इसको हम अब